देखा था मल्टीप्लिकेशन में क्या देखे थे, एक तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, फिर क्या देखा था वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो बातें होती है, नई क्वांटिटी या तो स्केलर मिलती है या फिर वेक्टर। अगर स्केलर मिलती है तो क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। उसका एप्लीकेशन देख रहे थे ना, तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था क्या, कैलकुलेशन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल पता करना, cos थीटा a डॉट b डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, इतनी बातें लास्ट क्लास में कर चुके हैं। सेकंड एप्लीकेशन देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट का सेकंड एप्लीकेशन, तो लिखो कंडीशन फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर, कंडीशन फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर, कंडीशन फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका कंडीशन, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा बताओ तुम। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल क्या है 90 डिग्री ना, तो क्या लिखेंगे AB cos 90, cos 90 क्या होता है 0, तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा दोनों का 0 होगा, तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। क्लियर है, तो इतना एक एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं, तो दस एग्जांपल या क्वेश्चन दोनों में आगे फिर देखें। मान लो कि कोई वेक्टर A इक्वल टू गिवन है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक। वेक्टर B गिवन है 5i कैप प्लस कुछ लिखा है मान लो कि 4j कैप 5i कैप प्लस सिंपली है 4j कैप माइनस मान लो है xk कैप, 4i 3j 2k a वेक्टर b इक्वल टू 5i प्लस 4j माइनस xk। बोल रखा है कि वेक्टर a बता रखा है कि परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर b के, गिवन है वेक्टर a परपेंडिकुलर है वेक्टर b के, देन आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी, कौन बता सकता है, एक मिनट टाइम दे रहा हूं नोट कर लो, इसके बाद ये बताना कि कंडीशन गिवन है कि वेक्टर a परपेंडिकुलर वेक्टर b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जल्दी से बता दो, चाहोगे बिना पेन से बता सकते हो, ठीक है। देखो यहां पे आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी देखो, अगर वेक्टर a परपेंडिकुलर दिया है वेक्टर b के तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब डॉट प्रोडक्ट हम पहले निकाले हैं ना, मान लो एग्जांपल हमने पहले देखा था कि ऐसा कुछ कि वेक्टर a इक्वल टू गिवन हो a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। अगर वेक्टर a ये गिवन हो और वेक्टर b गिवन हो हमको b1i प्लस b2j प्लस b3k, वेक्टर a इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, b इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब, या डॉट प्रोडक्ट सिंपली करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करना बताया था a डॉट b कैसे कर रहे थे याद है, i डॉट j 0 हो रहा था, i डॉट k 0 हो रहा था, j डॉट i 0 हो रहा था, j डॉट k 0 हो रहा था, केवल खुद से डॉट प्रोडक्ट बन रहा था, यानी i डॉट i 1 था, j डॉट j 1 था, k डॉट k 1 था, तो क्या होगा a1 b1 ये आया था, i डॉट i1 बताया था लास्ट क्लास में, a2 b2 प्लस a3 b3, यही तो था डॉट प्रोडक्ट। और अगर मैं इसमें ये बात जोड़ दूं कि a परपेंडिकुलर टू b, a परपेंडिकुलर टू b, देन डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा 0, इस पूरा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, बात आ रही है समझ में, यानी कि अगर मैं सिंपली यहां बात करूं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, पेन भी नहीं चलाना होगा, देखोगे तो i डॉट j 0 होगा, j डॉट k 0 होगा, केवल i डॉट i होगा, सेम से डॉट प्रोडक्ट, उसी तरह से j डॉट i j डॉट k 0, k डॉट i k डॉट j 0, केवल सेम से, तो i डॉट i 1 j डॉट j 1 k डॉट k 1, यानी 4 into 5 क्या होगा 20 प्लस 3 into 4 12, 20 प्लस 12 क्या होगा 32, और 2 और x माइनस 2x,
यानी 32 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या होगा 32 x इक्वल टू 32/2 16 पेन भी नहीं चलाना है, बात समझे? तो क्या होगा जरा बताओ। तो अगर मैं लिखता हूं यहां पे a डॉट b इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा i डॉट i1 होगा, तो क्या होगा a1 b1 4 into 5 प्लस 3 into 4 a2 b2 प्लस 2 into x या 2 into माइनस x इक्वल टू क्या बोलोगे 0, यही है a3 b3। तो ये क्या होगा 4 into 5 क्या होगा 20 और प्लस ये 12 32 माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 2x इक्वल टू क्या लिखोगे 32, 2x इक्वल टू 32, तो x इक्वल टू क्या होगा 32/2 मतलब 60। पहले बताओ क्लियर है? आया था किसी का क्या? हाँ आया था, तो बोलना चाहिए था आंसर। चलो ठीक है, नोट कर लो। थर्ड एप्लीकेशन देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का। तो थर्ड एप्लीकेशन लिखना प्रोजेक्शन, क्या मतलब समझेंगे पहले लिख लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर in the direction of, projection of a vector in the direction of another vector, projection of a vector in the direction of another vector, ठीक है ना, in the direction of another vector। अब इसका मतलब क्या है देखो, जैसे मान लो लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ कुछ भी एक वेक्टर, मान लो वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, ठीक है, जरा बात को समझना। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, ध्यान से देखना इसको। मान लो कहीं पे है से वेक्टर ए ऐसे, ठीक, और वेक्टर बी है यहाँ पे, ठीक, दोनों के बीच कुछ एंगल बन रहा होगा, मान लो एंगल बन रहा है थीटा, ठीक। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ किसका प्रोजेक्शन करना है, प्रोजेक्शन किसका करना है बी का। तो जिसका प्रोजेक्शन करना है उसका क्या लेंगे कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब मैग्नीट्यूड, जिसका प्रोजेक्शन करना है उसका लेंगे कंपोनेंट, और अलोंग ए के अलोंग ए के तरफ इसका क्या लेंगे, इसका केवल लेंगे डायरेक्शन। लैंग्वेज पे ध्यान देना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, जिसके साथ प्रोजेक्शन लिखा है उसको प्रोजेक्ट करेंगे किसके तरफ, दूसरा जो वेक्टर है उसके तरफ। अलोंग ए मतलब जिसके साथ अलोंग ए लिखा है मतलब ए की केवल क्या लेंगे डायरेक्शन लेंगे। अब जरा ध्यान से समझना बात, किसको प्रोजेक्ट करने को कहा गया बी को, किसके तरफ ए के तरफ। तो बी का कंपोनेंट लेना है ए की तरफ, तो बी का कंपोनेंट ए की तरफ क्या होगा, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या बताया था cos की साइन, एंगल के साथ वाला cos, एंगल के साथ वाला cos। तो ये b है, ये कंपोनेंट क्या होगा b cos थीटा। b का प्रोजेक्शन, b का कंपोनेंट a के अलोंग क्या लिखेंगे b cos थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे, जरा समझना b cos थीटा। ये हो गया b का प्रोजेक्शन a के तरफ अलोंग a, मतलब a की क्या लेनी है केवल डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं लेना, केवल डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है यूनिट वेक्टर, केवल डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर। तो हम क्या लिखेंगे b cos थीटा a यूनिट वेक्टर, बात समझ आई, b cos थीटा a यूनिट वेक्टर, b का प्रोजेक्शन कंपोनेंट और अलोंग जो लिखा है उसकी क्या लिखेंगे डायरेक्शन। मुझे बताओ जरा ध्यान से देख के बताओ, अगर इसी में लिखा होता यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b, तब क्या लिखते हैं, ठीक बोल रहे हो बताओ, a cos थीटा और यूनिट वेक्टर b, जिसके साथ अलोंग है उसकी केवल डायरेक्शन, जिसका प्रोजेक्शन है उसका कंपोनेंट। क्लियर? तो मेन जो फॉर्मूला है वो तो यही बना, ठीक है। इसको एक दो तरीके से और लिखा जा सकता है, जरा देखना यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो, मुझे बताओ इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं a डॉट b डिवाइड बाय इन, क्या ऐसे लिखा जा सकता है बताओ, b cos थीटा को ऐसे लिख सकते हैं,
पहले बताओ, जैसे समझ में आ रहा है, लिख सकते हैं b cos थीटा को a डॉट b डिवाइड बाय वेक्टर a का a का मैग्नीट्यूड। हाँ सर, कैसे a डॉट b का मतलब a b cos थीटा, a से a कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। तो बात वही है b cos थीटा, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया है। ठीक, मेन तो यही है, बाकी तरीके से लिखना है। टीचर देख ले एक चीज और, a डॉट b डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड। अब बताओ यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? यूनिट वेक्टर को लिखते हैं कंप्लीट वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर को लिखते हैं कंप्लीट वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो a यूनिट वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर a डिवाइड बाय a। इसका मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों, इसका मैग्नीट्यूड कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखते हैं कंप्लीट वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये भी लिखा जा सकता है, यानी इसको मैं लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं a डॉट b कंप्लीट वेक्टर a इंटू a क्या होगा a का स्क्वायर। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को तीन तरीके से लिखा जा सकता है जो हमारे काम का तीन तरीका में, एक ये और एक समझ में आ रही। तो इन तीनों तरीके से लिखना आना चाहिए, इसको नोट कर लो, फिर हम इसमें क्वेश्चन आगे करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट फिर पढ़ेंगे उसके बाद। देखो यहाँ पे हमने बताया था ना, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और नई क्वांटिटी क्या मिलती है, स्केलर मिलती है। उसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से जो क्वांटिटी मिली उसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। अब देखते हैं जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी चांस बनता है कि जो नई क्वांटिटी है उसके पास क्या है, डायरेक्शन है। तो उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या फिर वहां पे सिंबल डॉट का यूज करते थे, यहाँ पे सिंबल क्रॉस का यूज करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई ही है, बट चूंकि दोनों को अलग दिखाना है तो यहाँ क्रॉस का सिंबल यूज करते हैं, वहां पे डॉट। इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। जरा समझना, वेक्टर ए, यहाँ सिंबल यूज किया क्रॉस का, a क्रॉस b, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, नई क्वांटिटी क्या मिली, वेक्टर मिली। जरा बात समझना, लिखे हैं ए बी साइन थीटा, वहां होता था ए बी कॉस थीटा। अभी लेफ्ट साइड में बोल रहा हूँ वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी लेफ्ट साइड मेरे अकॉर्डिंग वेक्टर है और राइट साइड क्या है, मैग्नीट्यूड दिख रहा है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा क्या है, कुछ वैल्यू होगी, कुछ नंबर होगा, 0 1/2 1/2 3/2 किसी तरह का कोई वैल्यू होगी। तो इसको वेक्टर बनाने के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया n कैप। n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। n कैप क्या है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर। इसके बारे में डिटेल हम आगे बात करेंगे। तो a क्रॉस b क्या है, ab sin थीटा n कैप। n cap here, n cap is a unit vector, is a unit vector। n cap के बारे में डिटेल कहानी हम देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। अभी केवल इतना सा याद रख रहे हैं, मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, ये a है ये b है, दोनों के बीच एंगल थीटा बन रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हुआ, ab sin थीटा n cap। n cap के बारे में हम आएंगे, पर जैसा कुछ चीजें इधर देख लेते हैं। अब देखो जरा यहाँ पे a क्रॉस b वेक्टर है, इसका अगर मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट है, मॉड देख रहे हैं, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो जरा बात को समझना, तो राइट साइड भी क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ही होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड मॉड लगा है। तो मैग्नीट्यूड लगाना है, यानी मैग्नीट्यूड देखना है, तो a क्रॉस b का मॉड क्या बोलेंगे, ab sin थीटा। n कैप हट जाएगा, क्यों, n कैप डायरेक्शन बता रहा है। मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ठीक, अब जरा देखना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ स्पेशल केसेस बात कर रहे हैं, जरा ध्यान देना। ठीक, सबसे पहला जैसे एंगल वहां पे देख रहे थे ना अलग अलग, तो एंगल देखा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b का मॉड देखा है। अगर थीटा 0 डिग्री होगा, जरा बताओगे a क्रॉस b का मॉड क्या होगा, ab sin थीटा, क्या लिखोगे, ab sin 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। अब देखो, अगर थीटा, समझो थीटा इक्वल्स टू हमने लिया 90 डिग्री,
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, क्या होगा जरा बताओगे? ए बी क्या लिखेंगे? ए बी साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, यानी क्या आएगा? ए बी। तो ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तीसरा, अगर थीटा लिख रहे हैं 180 डिग्री, थीटा लिख रहे हैं 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो क्या लिखोगे? ए क्रॉस बी, जरा बताओ तो। 0 है सर। ए क्रॉस बी, ए बी साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? मैथमेटिकल टूल्स में लिखते हैं ए बी साइन 180, साइन 180 की वैल्यू होती है 0, साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो क्या हो जाएगा? 0। अब क्रॉस प्रोडक्ट का मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की वैल्यू देखोगे तो 0 पे क्या हो गया? 0, 180 पे भी क्या है? 0, और 90 पे कितना है? 1, यानी 80, 90 पे है AB, तो क्रॉस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? AB 90 पे AB, और मिनिमम क्या आया? 0, थीटा 0 पे भी और 180 पे। कितनी बातें समझ में आ रही है? हाँ सर। इसको लिख लो, फिर तब अभी बात करेंगे और सब। क्या ना, A क्रॉस B, AB sin थीटा n कैप। अब n कैप के बारे में डिटेल बात करते हैं। n कैप तो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, किधर होता है, क्या डायरेक्शन है, जरा बात करते हैं। तो n कैप पे फोकस करते हैं, जरा समझना। n कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, तो इसके पास क्या होगा? डायरेक्शन होगा। तो n कैप की जो डायरेक्शन है वो किधर है, जरा समझना। इसको लिखते हैं फिर समझते हैं। n कैप इज अलोंग A क्रॉस B। अगर मैं A क्रॉस B लिख रहा हूं तो n कैप किसके अलोंग है? A क्रॉस B, दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A, परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड वेक्टर B। वेक्टर A के भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर B के भी परपेंडिकुलर है। n कैप क्या है? दोनों के परपेंडिकुलर है। कैसे है, क्या है, पता करते हैं। इसको पता करने के लिए जो रूल है उसको बोलते हैं, जो रूल गिवन है, राइट हैंड रूल। इसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोला जाता है। राइट हैंड रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू रूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्क्रू भी इसी तरह से खुलता या टाइट होता है, जरा समझते हैं। A क्रॉस B, ध्यान से समझना कि मान लो कि ये वेक्टर A लिखा है, पूरा फोकस बोर्ड पे करो, ये समझना जरूरी है। नॉर्मल सी चीज है पर समझना जरूरी है, काम करो, जरा समझो। A क्रॉस B, A और B का क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है। कैसे करते हैं? राइट हैंड रूल से। क्या करते हैं? राइट हैंड के जितने फिंगर है, थंब को छोड़ के, ये 4 फिंगर को समझो। अगर लिखा है A क्रॉस B, तो A से शुरू करके B की तरफ जाएंगे, A से स्टार्ट करके B की तरफ जाएंगे। मतलब सारे फिंगर को A की तरफ रखा, ऐसे थंब करके इस तरह से हाथ की पोजीशन रखा, सारे फिंगर को A की तरफ रखा। A क्रॉस B करना है ना, तो A से B आना है। कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे। सारे फिंगर को ले जाओ A से B की तरफ। जो थंब है वो डायरेक्शन किसकी बताएगा? A क्रॉस B। तो सारे फिंगर को A से B की तरफ ले गए तो ऐसे ले जाएंगे। थंब किधर है? बाहर की ओर। तो A क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होगी? A क्रॉस B की डायरेक्शन ये होगी। समझ में आ रही बात? तो A क्रॉस B की ये डायरेक्शन होगी और यही कौन बताता है? n कैप। और हमने एक बात और लिखाया कि ये जो है n कैप अलोंग A क्रॉस B, तो n कैप इस मार्कर के अलोंग है, यानी n कैप क्या है? इस मार्कर के अलोंग, या A क्रॉस B इसी डायरेक्शन को बोलेंगे जो मार्कर की डायरेक्शन है, आउटवर्ड यहां पे। और एक बात और लिखा है, दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। तो देखो n कैप A और B दोनों के परपेंडिकुलर है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, तो बोर्ड पे रखिए हर चीज के परपेंडिकुलर है, यानी A और B के भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये है, क्लियर बात? तो n कैप क्या है? A क्रॉस B। अब एक बात सुनिए, क्योंकि बोर्ड पे तो हम इसको नहीं दिखा सकते, बोर्ड पे तो इसे आउटवर्ड नहीं बना सकते कि कॉपी बनाया, बोर्ड बना, एक आदमी ऐसे मार्कर पकड़ के खड़ा है, ये तो नहीं कर सकते। तो इसको चूंकि आउटवर्ड नहीं दिखा सकते तो हमने इसको ऐसे दिखा दिया, ऊपर की तरफ। लेकिन रियल में ये ऊपर नहीं है, ऊपर ना होकर ये ऐसे है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बोर्ड पे ये नहीं दिखा सकते 2D में, तो हमने ऐसे दिखाया। तो n कैप की जो डायरेक्शन है वो क्या है? n कैप यहाँ पे हमारा क्या है? A क्रॉस B, दैट इज। तो A क्रॉस B की जो डायरेक्शन है वो है ऐसे। पहले बात बोलो, समझ में आया? क्लियर है सबको? यस सर। अब इसी में जरा एक बात समझना है। यहाँ पे A वैसे ही लिखा है जैसे दिख रहा है फिगर में,
ठीक है, बी को भी वैसे ही बनाया जैसे फिगर में है। अब मुझसे पूछा किसी ने, ठीक है, बी क्रॉस ए बताओ, जरा समझना बात को ध्यान से, बी क्रॉस ए बताओ। तो वेक्टर है, डायरेक्शन से मतलब है, हम क्या करेंगे, बी से ए की तरफ आएंगे, बी से ए की तरफ आएंगे। तो बी क्रॉस ए, जरा समझना, सारे फिंगर को ले जाएंगे बी से ए की तरफ, ऐसे जाओगे तो ए से बी पहुंचोगे, बी से ए पहुंचना है तो ऐसे जाना पड़ेगा। तो बी क्रॉस ए कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, बी से ऐसे, बी से ए ऐसे आएंगे, सारे फिंगर थंब किया जा रहा है अंदर की। तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट। बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बोर्ड के अंदर की तरफ होगी, इनवर्ट होगी। अब चूंकि इसको भी बोर्ड पे नहीं दिखा सकते इनवर्ट को, तो हमने आउटवर्ड को दिखाया ऊपर, इनवर्ट को क्या दिखा देंगे, नीचे। बेसिकली ये भी नीचे नहीं है, ये अंदर की तरफ है। बात समझ में आ रही है? और ये भी दोनों का परपेंडिकुलर है। तो ये डायरेक्शन होगी, अगर मैंने बी क्रॉस ए लिखा, यानी एन कैप को अगर हमने यहां पे बी क्रॉस ए बोला है, पहले बात समझो, ये क्लियर है? अब एक बात देखो, अगर मैं बी क्रॉस ए बोल रहा हूं या ए क्रॉस बी बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों ए बी साइन थीटा होगा। मैग्नीट्यूड वाइज ए क्रॉस बी आप बोलोगे ए बी साइन थीटा, और बी क्रॉस ए बोलोगे बी ए साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो एक ही है, मान लो a 2 है, b 3 है, 2 into 3 into sin थीटा या 3 into 2 into sin थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, पर डायरेक्शन अपोजिट है। a क्रॉस b मेरा क्या है, बाहर की तरफ में, और b क्रॉस a क्या है, अंदर की तरफ में। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट। तो मैं अगर रिलेशन लिखूंगा, जरा समझना यहाँ पे, a क्रॉस b और b क्रॉस a के बीच में अगर रिलेशन लिखना है तो क्या लिखा जाएगा कि a क्रॉस b इक्वल है बी क्रॉस ए के। ठीक बात है, इक्वल तो है, पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और अपोजिट को वेक्टर में कैसे लिखते हैं, माइनस साइन से। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस बी क्रॉस ए, अगर एक ही प्लेन में दोनों। तो ये बात समझ में आ रही है? हाँ। ये बोलते हैं राइट हैंड रूल से। जरा राइट हैंड रूल पे थोड़ा सा और बात करते हैं, समझना कि मान लो कि ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है, कैप जो समझ लो वेक्टर की डायरेक्शन है, एरो। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर मुझसे बोला गया है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी ऐसे आएंगे, ये ए है ये बी है, तो ए क्रॉस बी ऐसे आएंगे इधर अपवर्ड, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी ये। समझ में आ रही बात? और अगर बी क्रॉस ए बोला जाए तो बी ये है, ए ये है, तो बी से ए कैसे आओगे, बी से ऐसे, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए ऐसे आओगे, क्या जाएगा, डाउनवर्ड। तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे डाउनवर्ड। बात आ रही है समझ में? आप कभी गौर करना कि a क्रॉस b b क्रॉस a, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं इधर, तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ में। आप स्क्रू को ऐसे घुमाना, स्क्रू को ऐसे घुमाना, देखना वो खुलता है। स्क्रू को ऐसे घुमाना, खुलता है, मतलब बाहर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। और स्क्रू को कभी ऐसे घुमाना, स्क्रू को कभी ऐसे घुमाना, ऐसे स्क्रू को ऐसे घुमाना, ये किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। देखना स्क्रू अंदर की तरफ जाता है, टाइट होता है। आप कभी स्क्रू में ऐसे घुमाना, ऐसे घुमाना, तो ये कैसे हाथ घूम रहा है, ऐसे, तो ये इनवर्ट टाइट होगा। स्क्रू को ऐसे घुमाना, स्क्रू क्या होता है, खुलता है। तो वहीं से रूल आइडिया लगाता है, तो राइट हैंड स्क्रू रूल था। तो क्लियर बात है? इसको नोट डाउन कर लो, फिर बात करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यूनिट वेक्टर का यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, यूनिट वेक्टर का पहले डॉट प्रोडक्ट देखा था, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखा था ना, अब यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं। यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं, जरा ध्यान से समझिए। आई क्रॉस आई, ठीक, ए क्रॉस बी क्या बोलते थे, ए बी साइन थीटा एन के फॉर्मूला। तो आई क्रॉस आई, आई का मैग्नीट्यूड, बी आई का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, जरा बताओगे? आई और आई के बीच एंगल, आई और आई कुछ नहीं सर, 0 डिग्री एंगल। तो ये जो होगा आई क्रॉस आई क्या होगा, 0 एन कैप, यही होता है 0 एंगल। तो आई क्रॉस आई क्या आ गया, 0, क्यों, 0 डिग्री की वजह से। क्लियर है? उसी तरह से अगर मैं बोलता हूं, जरा बताओ मुझे, जे क्रॉस ए क्या होगा, वही 0 हो जाएगा सर। जे सेम है, साइन 0, साइन 0 की वजह से 0, और के क्रॉस के 0। वहां पे दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता था, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई। यहां सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत करना, डॉट और क्रॉस में। अब जरा मैं दूसरा बता रहा हूं, जरा समझो। आई क्रॉस जे, देखो यहां पे ए क्रॉस बी क्या होता है,
ए बी, बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा कितना एंगल बनेगा दोनों के बीच में? sin 90 आई और जे के बीच में 90 डिग्री, एक एक्स एक्सिस करो एक वाई एक्सिस करो। और क्या लिखेंगे? एन कैप। जरा बात समझना, ये 1 ये भी 1, sin 90 क्या होगा? 1 बच क्या जाएगा? एन कैप। जीरो की वजह से तो जीरो ही हो रहा था, पर यहां क्या बच जाएगा? एन कैप। और आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे जरा समझना, आई क्या है? एक्स एक्सिस करो। हां सर, मैं जरा डिटेल बता रहा हूं, ध्यान दो। आई एक्स एक्सिस करो इधर है और जे किधर होता है? वाई एक्सिस करो इधर। आई ऐसे है, जे ऐसे है। आई इधर है, दिख रहा है? आई ऐसे है और जे क्या है? वाई एक्सिस करो। ठीक, मैं आई क्रॉस जे कर रहा हूं, जरा ध्यान दो। आई ऐसे है, क्रॉस जे, सारे फिंगर को मोड़ेंगे, ये किधर आ रहा है? बाहर सर, बाहर की तरफ। यूनिट वेक्टर बाहर की तरफ। ये कौन सी डायरेक्शन है? प्लस जेड एक्सिस, मतलब के है। अगर ये एक्स है ये वाई है तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा? प्लस जेड, मतलब के है, प्लस के है। तो आई क्रॉस जे क्या लिखेंगे? के है। बात समझ में आ रही है? जरा ध्यान दो यहां पे चीज। अब मैं लिख रहा हूं इसी तरह से जे क्रॉस आई। देखो यहां पे जे क्रॉस आई क्या लिखेंगे? जे का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड sin 90। ध्यान रखो, बोलना जा रहा है जे क्रॉस आई, तो जे ऐसे है और आई इधर है, वाई एक्सिस, तो जे क्रॉस आई क्या इधर होगा? इनवर्ट। हम किधर है? इनवर्ट, मतलब नेगेटिव जेड। नेगेटिव जेड का मतलब नेगेटिव एक्स माइनस के है, माइनस के का जेड एक्सिस के लोग माइनस के है। तो आई क्रॉस जे के क्या पाया? जे क्रॉस आई क्या आया? माइनस के क्या। यहां पे भी बताया ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो आई क्रॉस जे अगर के है तो जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस। ठीक, अब जरा बात सुनिए, इसी तरह से करते रहेंगे सेम ऑर्डर में। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कैसे समझ गए? जे क्रॉस के अगर लिखेंगे तो क्या करेंगे? आई के। जे क्रॉस के लिखेंगे तो क्या करेंगे? आई के। तो इसका उल्टा बताओ, अगर लिखेंगे के क्रॉस जे क्या होगा? नेगेटिव माइनस आई के। नेगेटिव के क्रॉस जे माइनस आई के। ठीक, उसी ऑर्डर में चल रहे हैं। के क्रॉस आई, ध्यान दो, के क्रॉस आई हो जाएगा जे के। और उल्टा करेंगे आई क्रॉस के, आई क्रॉस के तो क्या हो जाएगा? माइनस जे के। आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? माइनस जे के। पहले बोलो, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जरा मैं यूज कर रहा हूं यहां पे, देखना। क्रॉस प्रोडक्ट करना बता रहा हूं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सिंपली क्रॉस एक एक को मल्टीप्लाई करते चलेंगे, और दूसरा होता है मैथ्स में डिटरमिनेंट कुछ होता है, उस तरीके से क्या है समझेंगे। दोनों तरीका जानेंगे। पहले मैं सिंपल लिख रहा हूं, अब जरा समझिए कि हमारा एग्जांपल जो हम लेते चल रहे थे हमेशा, एग्जांपल जो ले रहे थे, वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिख रहे थे? a1i प्लस a2j, जो पहले लिखते चल रहे थे वही लिख रहा हूं, और प्लस क्या लिख रहे थे? a3k। ठीक है, ठीक। वेक्टर b इक्वल टू क्या था? b1i प्लस बताओ b1i b2j b3k प्लस b3k। तो वेक्टर b ये लिख रहे थे। ठीक, हमें क्या करना है? a क्रॉस b करना है। ध्यान देना है, समझो इसको समझो, फिर नोट करना, कोई दिक्कत नहीं। टाइम दे दूंगा नोट करने के लिए, आराम से करो, पहले समझना जरूरी है। a क्रॉस b, जरा ध्यान देना, यहां मैं क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो हर एक को दूसरे से करूंगा, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इन तीनों से, फिर प्लस इसको इन तीनों से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करने में सेम वाला क्या होता है? जीरो। तो सेम वाला जीरो होता है, यानी जब मैं लिखूंगा a1 b1 i क्रॉस i क्या होगा? जीरो। तो लिख भी सकते हो, या आइडिया लग गया तो ना भी लिखो, या फर्स्ट टाइम में तो मैं लिख दे रहा हूं, टोटल 9 टर्म बन जाएंगे। तो ऐसे इसको लिखने से फायदा नहीं है, ये जीरो ही आएगा i क्रॉस i। फिर उसी तरह से क्या लिखेंगे जरा बताओ तो? a1 b2, ऑर्डर जरूरी है यहां पे, इस ऑर्डर में वैसे ही लिखेंगे i क्रॉस a, ठीक, प्लस a1 b3, a1 b3 क्या लिखेंगे? i क्रॉस k प्लस, समझना, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या लिखेंगे जरा बताते चलो जल्दी जल्दी। तो a2 b1 क्या लिखेंगे? j क्रॉस i, उल्टा मत करना यहां पे, क्योंकि a क्रॉस b
और बी क्रॉस ए उल्टा होता है। यहाँ मुझे ए क्रॉस बी करना है, बी क्रॉस ए नहीं, तो क्रॉस ऑर्डर में करेंगे। फिर ए टू बी टू क्या लिखेंगे जरा बताओ? जे क्रॉस जे प्लस ये क्या होगा? ए टू बी थ्री। ए टू को पहले सबसे मल्टीप्लाई किया, जे क्रॉस के, क्लियर है? हाँ सर। फिर प्लस, अब इसको इन तीनों से क्या लिखेंगे जरा बताओ? A3 जल्दी बताओ। B1 क्या लिखेंगे? के आई क्रॉस आई। फिर A3 B2 क्या लिखेंगे बताओ? K क्रॉस J। और अगला टर्म A3 इसको ना भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन चलो ठीक है, पहली बार मैं सब लिख दे रहा हूँ। K क्रॉस K, ये जीरो ही हो जाएगा। तो आगे से अगर सेम वाला जीरो होता है इसको लिखने से फायदा है नहीं। I क्रॉस I ये तो जीरो ही होगा, और J क्रॉस A ये भी जीरो होगा। J क्रॉस सॉरी यहाँ J क्रॉस A ये भी जीरो होगा, और कौन सा है? K क्रॉस K ये भी जीरो होगा। ठीक, बाकी टर्म जरा देखो, A क्रॉस B, ठीक है, इक्वल टू क्या आया है जरा देखो, A क्रॉस B, A1 B1 I क्रॉस A। I क्रॉस A क्या होता है? K। I क्रॉस A K, तो क्या लिखेंगे? A1 B2 K क्या, क्लियर है? A3 A1 B3 I क्रॉस K क्या होता है? I क्रॉस K माइनस J क्या, जो बचा हुआ है ना तीसरा, आप सीधा जानो I J K आएगा, J K I आएगा, K I J आएगा, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अगर ऑर्डर में चलेगा प्लस, उल्टा चलेगा तो माइनस। अच्छा, आगे जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में गलती ना हो तो कुछ नहीं है, क्या करना कि रफ में कभी प्लस कभी माइनस कंफ्यूज होते हो, रफ में क्या करना, इस तरह से I J K लिखना, रफ में ऐसे कॉपी में साइड में I J K लिख देना, और एरो ऐसे बना देना ऑर्डर में, I से J, J से K, K से I। अगर एरो के साथ चलेंगे तो अगला वाला लिखेंगे प्लस में, एरो के अपोजिट चलेंगे तो अगला वाला लिखेंगे माइनस। कहने का मतलब क्या है? I क्रॉस A एरो के साथ चल रहे हैं प्लस K, J क्रॉस K प्लस I, K क्रॉस I प्लस, उल्टा भागेंगे, J क्रॉस I माइनस K, I क्रॉस K माइनस J, K क्रॉस A माइनस I। तो गलती ना हो प्लस माइनस का, तो रात में इसको लिख लेना और फिर कर लेना। ठीक है, अब देखो A1 B2 यहाँ थे, A1 B3 I क्रॉस K, यहीं से देख के बताओ। I क्रॉस K उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, क्या लिखेंगे? माइनस J। तो मैं लिख लेता हूँ A1 B3 माइनस J, तो माइनस बाहर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस A1 B3 J के। फिर अगला यहाँ हो A2 B1 J क्रॉस I, देख के बताओ जल्दी। माइनस K, J क्रॉस I माइनस K, माइनस बाहर मल्टीप्लाई कर दिया तो A2 B1 माइनस K मल्टीप्लाई के बाहर K क्या, A2 B3 J क्रॉस K, देख के बताओ I। तो A2 B3 क्या लिखेंगे? I क्या, ठीक। A3 B1 K क्रॉस I, बताओ K क्रॉस I J J क्या, तो क्या लिखेंगे? A3 B1, तो रफ में वो बना लेना वैसे जैसे ऑर्डर में बनाया, तो क्या होगा आपका गलती नहीं होगा प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस बहुत कंफ्यूज हो गए। अब K क्रॉस J जरा देख के बताओ, K माइनस I उल्टा है तो माइनस I, तो क्या हो जाएगा? माइनस मल्टीप्लाई कर दिया बाहर A3 B2 I क्या, पहले बताओ ये लिखना समझ में आया सबको? यस सर। अब एक काम करते हैं, I वाले को एक साथ लिख लेते हैं, J वाले को एक साथ लिख लेते हैं, K वाले को एक साथ लिख लेते हैं, तो सिंपलीफाई कर देते हैं इसी को। I वाला कौन है? ये और ये, तो इसमें से I को कॉमन ले लेंगे, क्या लिखेंगे? A2 B3 माइनस A3 B2, इन दोनों से I को कॉमन लेंगे तो जरा बताओ क्या लिखेंगे? A2 B3 माइनस A3 B2, A3 B2 क्या लिखा? I। पहले बताओ ये क्लियर है? हाँ सर। इन दोनों से, इससे और इससे, ठीक। उसी तरह J वाला, J कौन है? ये, और J कौन सा है? वो वाला, हाँ। ये। तो इन दोनों में पहले प्लस को लिख लेते हैं, तो A3 B1 माइनस A1 B3, हाँ सर लिख सकते तो हो। A3 B1 लिख सकते हैं, A3 B1 B1 माइनस क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? A1 B3, A1 B3, देखो वैसा ही टर्म रिपीट हो रहा है, ऑर्डर है, तो आप क्या लिखें? J क्या? फिर K वाला कौन कौन सा है? ये
k वाला ये है और k वाला कौन सा है ये, इसको क्या लिखेंगे a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1 k के। पहले बताओ ये क्लियर है? हाँ सर। तो मल्टीप्लाई करना आया, तो एक तो ये तरीका है, ठीक है, ये जानेंगे। उसके बाद एक और डिटरमिनेंट वाला तरीका वो भी देखा जाएगा। तो ऐसे भी ध्यान रखना कि i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k 0 होगा, तो उसको लिखने से फायदा नहीं है। तो क्या रिजल्ट आया, कैसे आया, समझ में आया? हाँ सर। तो इसको नोट डाउन कर लो। फिर एक और तरीका डिटरमिनेंट वाला है, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर बात करते हैं।